नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। रण क्षेत्र में आज एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सीधे तौर पर कई सवाल खड़े करती है और सवाल खड़े करती है उस सिस्टम पर जो दावे तो बहुत करता है, लेकिन जब स्थिति परिस्थिति नकारात्मक होती है तो उन दावों की पोल खुलते हुए नजर आ जाती है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, और वही दिल्ली आज उस भीषण अग्निकांड का शिकार हुई जिसमें न केवल देश के लोग जले बल्कि 7 समंदर पार से आए लोगों ने भी अपनी जिंदगी खो दी है। दिल्ली के मालवीय नगर में आज जो हुआ उसने देश की राजधानी को झकझोर कर रख दिया है। एक बहुमंजिला इमारत जिसमें आग लगी और देखते ही देखते 1, 2, 3 नहीं बल्कि 21 जिंदगियां खत्म हो गई, राख हो गई। कोई इलाज कराने भारत आया था, कोई नौकरी के सिलसिले में रुका हुआ था, कोई अपने परिवार से मिलने की आशा लिए हुए उसकी तैयारी कर रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों में सब कुछ राख हो गया। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं थी। लोग खिड़कियों से लटक रहे थे, मदद के लिए चिल्ला रहे थे, धुएं में घुट रहे थे और कई लोगों को अपनी जान बचाने के लिए ऊंची मंजिलों से कूदना तक पड़ा है। तस्वीरें आपके सामने भी हैं। स्थानीय लोगों ने सड़क पर गद्दे बिछाकर लोगों को बचाने की कोशिश की, लेकिन 21 लोग मौत से नहीं बच सके। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह हादसा था या लापरवाही से हुई सामूहिक हत्या, क्योंकि बताया यह जा रहा है कि जिस इमारत में आग लगी उसके ग्राउंड फ्लोर पर रेस्टोरेंट चल रहा था और ऊपर होटल चल रहा था जो कि B&B बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत संचालित था। जांच एजेंसियां ये पता लगा रही हैं कि फायर से सेफ्टी के नियमों का पालन हुआ था या नहीं। अब तक जो खबर मिली है उसके हिसाब से इस होटल में सो कॉल्ड होटल, जिसमें फायर NOC जो फायर विभाग की तरफ से मिलना था वो NOC तक इसके पास नहीं थी। 6 कमरों की अनुमति मिली थी, लेकिन कमरे 25 चल रहे थे, यानी सब कुछ इलीगल हो रहा था। कुछ रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि लाइसेंस सीमित कमरों के थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 6 कमरों के लाइसेंस थे, लेकिन संचालन 25 कमरों का हो रहा था। कहीं ज्यादा क्षमता थी इसकी। तो आज देश ये पूछ रहा है कि क्या फायर NOC केवल दीवार पर टंगी एक फाइल बनकर रह गई है? क्या नगर निगम, फायर विभाग और प्रशासन केवल हादसे के बाद ही जागते हैं? क्या राजधानी दिल्ली में भी लोग इस भरोसे के साथ किसी होटल या रेस्टोरेंट पे नहीं जा सकते कि वो वहां से जिंदा बाहर निकलेंगे भी या नहीं? क्यों हर बड़े हादसे के बाद वही बयान आते हैं कि जांच होगी, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कमेटी बनाई जाएगी? ये सब कुछ हमने पहले भी देखा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यह हादसा पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी कई ऐसे हादसे हुए हैं जिसमें जांच की बात कही गई, कमेटी बनाई गई, नियमों का हवाला दिया गया, लेकिन नतीजा ढाक के 3 बात। आज फिर एक हादसा हुआ है। आज फिर 21 लोग जिंदा जलकर मर चुके हैं, लेकिन जो सिस्टम की आत्मा है वो नहीं जागी है, वो अभी भी सो रही है। नियमों का अगर पालन किया गया होता, समय रहते अगर कार्रवाई की गई होती तो ये 21 लोग जिंदा होते। नियमों का पालन नहीं हुआ तो इतने दिनों तक सवाल यही है कि आखिर प्रशासन सोया हुआ क्यों था? इस दर्दनाक हादसे में विदेशी नागरिकों के मारे जाने की खबर है। समझ रहे हैं आप इसका क्या मतलब है? 21 में से कुछ रिपोर्ट 17 कह रही है, कुछ रिपोर्ट 18 कह रही है विदेशी नागरिक है। विदेशी नागरिकों का हमारे देश में इस तरह से हादसे का शिकार हो जाना, और वो भी लापरवाही की वजह से, तो भारत की छवि का क्या? उस भारत की छवि का क्या जो विदेशों में जिसका डंका बज रहा हो, अगर वहां से, क्योंकि दिल्ली मेडिकल टूरिज्म का हब माना जाता है, और ऐसे में अगर विदेशी नागरिक आते हैं यहां पर ये सोचकर कि वो एक अच्छा इलाज लेकर अपने देश वापस लौटेंगे, लेकिन उनको अगर यहां मौत मिलती है तो फिर भारत की छवि का क्या? दिल्ली मेडिकल टूरिज्म का बड़ा केंद्र है, और यह सवाल बड़ा हो जाता है ऐसे में कि भारत आने वाले विदेशी मेहमानों की, विदेशी अतिथियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में हम विफल आखिर क्यों हो रहे हैं? तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल रण क्षेत्र में
एक आग का नहीं, अग्निकांड का नहीं, बहस उस सिस्टम का जो हर हादसे के बाद संवेदना तो व्यक्त करता है लेकिन हादसा रोक नहीं पाता। बहस उन अधिकारियों की जवाबदेही की जिनके हस्ताक्षर के बिना कोई भवन नहीं चलता, कोई होटल नहीं चलता, कोई रेस्टोरेंट नहीं चलता। बहस उन मालिकों की भी जिन्होंने मुनाफे के लालच में सुरक्षा से समझौता किया है। बहस इस बात की भी कि आखिर ये जो 21 मौतें हुई हैं इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्यों ना इसे हत्या कहा जाए, वो सामूहिक हत्या जिसके लिए सिस्टम जिम्मेदार है। क्योंकि जब आग बुझ जाती है, धुआं छट जाता है, कैमरे हट जाते हैं, बहस बंद हो जाती है, तब भी उन 21 परिवारों की जिंदगी में अंधेरा हमेशा के लिए रह जाएगा। रण क्षेत्र में सीधा सवाल यही है कि मालवीय नगर की आग में सिर्फ एक इमारत जली है या फिर राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था भी राख हो गई है। खुलकर करेंगे इस विषय पर बात। कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, उनसे कराऊंगी आपका परिचय। लेकिन सबसे पहले वो प्रतिक्रियाएं देखिए जो उस वक्त जब हादसा हो रहा था, जो लोग वहां मौजूद थे, जो चीख पुकारें सुनी जा रही थी, उस परिस्थिति में क्या हालात थे और इस परिस्थिति के बाद जब सिस्टम जागा तो आखिर क्या क्या किया गया है, वो कौन सा सच है जो अब तक सामने आ चुका है। सबसे पहले प्रतिक्रिया। मतलब हमारे परिवार में से आप तो एक लड़का, उनकी मदर, बिटिया, वाइफ तो भी ढूंढ ही रहे हैं, उनको तो पता ही नहीं चल रहा। हाँ, उनकी वाइफ, उनकी छोटी बेटी, उनका पता ही नहीं चल रहा वाइफ का, छोटी बेटी का कहाँ है, पता ही नहीं रहे कहाँ है। वो तीन हमारे मिसिंग है, 3 अभी तक। हमारे दामाद वगैरह रिपोर्ट ही आ गई, इलाज करवाने के लिए आए थे। उनके पापा जी बीमार थे, वो इलाज कराने आ रहे हैं, वो परसों से एडमिट है। उनके सामने हॉस्पिटल सर हम 8:50 के आसपास जैसे ही शॉर्ट सर्किट हुआ हम पहुंचे। तो मेरा नाम वसीम राजा है, मैं हौजरानी गांव से हूँ। ये सुहेब है और लड़के भी हैं जो हमारे हौजरानी गांव से, ये हमारे हाजी जी हैं। हम सब पहुंचे, पूरी टीम पहुंची। सबसे पहले हम लोग ही पहुंचे थे सर। तो यहाँ पे एक गद्दे की दुकान है और ये पूरी जल रही थी, तो हमने गद्दे बिछा दिए थे सब लोगों ने। तो जितने फॉरनर्स ऊपर से कूदे, इमीडिएटली फायर फाइटिंग की टीम आ गई थी, दिल्ली पुलिस आ गई थी। यहाँ पे ये लॉक था, इन्होंने अंदर बड़े कटर से काट के हम नीचे गए, नीचे से हमने पेशेंट को निकाला। मोस्टली फॉरनर पेशेंट थे वहाँ पे, सीढ़ियों पे, बाथरूम में, जहां मिल सकता था वहां से हम लोगों ने उठाया। तो ज्यादातर लोग अनकॉन्शियस थे, होश था लेकिन प्रॉपर अनकॉन्शियस थे। सुबह 8:50 पे हमें एक कॉल मिली थी कि एक रेस्टोरेंट में आग है। उसके अनुसार जो है हमने इनिशियल टर्नआउट किया था। 7 गाड़ियां शुरू में भेजी गई थी और असिस्टेंट डिविजनल ऑफिसर का टर्नआउट किया गया था। लेकिन जैसे जैसे कॉल्स वहां से ज़्यादा आई हमें, तो हमने गाड़ियां बढ़ाई और ऑफिसर्स की कैटेगरी भी बढ़ाई। इस जो हमारी टीम वहाँ शुरू में पहुंची तो उस वक्त जो उन लोगों ने फायर फाइटिंग भी करी और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया और 39 लोगों को हमने जो है वहाँ से निकाल करके कैट्स के थ्रू और PCR वहाँ पर थी, उनके थ्रू जो है नियरेस्ट हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया। सर अभी तक अगर मरने वाले आपको क्या जानकारी मिली, कितने लोगों की इसमें डेथ हो गई और कितने इसमें फॉरनर, क्या कुछ ऐसी कोई जानकारी मिली कि क्या है? देखिए, टोटल जो अलग अलग हॉस्पिटल्स में लोग गए हैं, हमने अलग अलग हॉस्पिटल्स में अपनी टीम भेजी हुई है डिटेल इकट्ठी करने के लिए। अभी हमारे पास मैक्स हॉस्पिटल की डिटेल आई है, उसमें जो है 38 लोग एडमिटेड हैं, जिसमें से कि 20 डेड हैं और 18 डेड हैं और 20 इंजर्ड हैं। बाकी हॉस्पिटल्स की डिटेल अभी हमारे पास आ जाएगी तो हम आपसे शेयर करेंगे। कितने फॉरनर्स हैं और कितने वो हैं वो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा, ना ही हम वो बताते हैं या हम उस तरफ हमारा कंसर्न होता है। हमारा कंसर्न होता है कि हम लोगों को बचाएं और उसमें से कितने मेल फीमेल ये डाटा जरूर हमारे पास मिल जाएगा आपको। तो क्या सर मौजूद थे, फायर फाइटर्स मौजूद थे, उन्होंने बताया होगा कि फॉरनर्स है या नहीं है कुछ? हाँ, ये इसमें जो वहाँ पे हमारे लोग थे उन्होंने ये बताया है कि इसमें कुछ फॉरनर्स भी थे और इसमें एक मैं आपको बता देता हूँ, एक हमारे जो फायरमैन हैं उनको जो है चोट भी लगी है। इसमें उनका हाथ कटा है, थोड़ा सा कटा है उनके हाथ पे रेस्क्यू करते हुए। सामने देख के देखो सर। देखिए, फरवरी के अंदर पालम में आग लगी, 9 लोग जिंदा जल के मर गए, 3 बच्चियां थी। फायर ब्रिगेड की लिफ्ट नहीं खुली, फायर ब्रिगेड ने काम नहीं किया। सबके सामने बात आई, सरकार ने कहा जांच कराएंगे, 3 महीने हो गए जांच की रिपोर्ट नहीं आई। विवेक विहार में आग लगी,
फायर ब्रिगेड में पानी नहीं था, पानी के अंदर प्रेशर नहीं था, 9 लोग मरे, कोई रिपोर्ट नहीं आई। अब ये 20-21 लोग यहाँ पे जल के मरे हैं। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार को कहना चाहिए हमारी फायर ब्रिगेड लेट पहुंची, हमें इस बात का दुख है, हमारी प्रिपरेशन नहीं थी, हमें इस बात का दुख है। मगर सरकार क्या कह रही है? सरकार ने अपनी टूल किट एक्टिव कर दी है। जो लोग बेचारे मजबूरी में यहाँ पे बाहर से आए हैं, अफ्रीका और अन्य देशों से आए हैं, और मजबूरी में बेचारे छोटे छोटे मकानों में, होटलों में रह के अपने रिश्तेदार का इलाज करा रहे हैं, आप उन्हीं पे दोष डाल रहे हैं। जब से सुना हूं बहुत ही मन दुखी है, बहुत दर्दनाक हादसा है। हमें सूचना मिली कि एक होटल के रेस्टोरेंट में बड़ा भीषण आग लग गई। अभी तक जो सूचना आ रही है लगभग 21 लोगों के उस आग में मारे जाने का खबर है। अभी तो सब एजेंसियां लगी हैं बड़ी तेजी से घायलों को बचाने की, उनको इलाज देने की कोशिश हो रही है, मगर इसमें मन बहुत दुखी हुआ सुन के। बहुत ही दर्दनाक हादसा है। हम बहुत समय से इस तरह की घटना सुने नहीं थे। कोशिश है कि इस तरह की घटना न हो, मगर अब एक जांच की बात है कि इसमें क्या ऐसी गड़बड़ी हुई जिसके कारण इतना भीषण दर्दनाक आग लगने का हादसा हो गया। दिल्ली में आग लगने की घटनाएं लगातार हो रही हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को समीक्षा करनी चाहिए, फायर ब्रिगेड को बहुत चुस्त दुरुस्त करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि कारण क्या, कितनी आग लग रही है और लोग मर रहे हैं, जगह जगह आग लग रही है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है और इसमें कुछ न कुछ दिल्ली सरकार को कदम उठाने चाहिए, हाथ में हाथ रख के नहीं बैठे रहना चाहिए। देखिए, अभी सुबह 8:51 की घटना है और ये आग लगने की घटना मिली थी, तो हमने पूरे सिस्टम को ऑन किया था, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट है, दिल्ली सरकार के सारे डिपार्टमेंट हैं, एमसीडी है, डीएम है, डीसी हैं, सब लोग यहाँ समय पर आ गए थे और हमारे स्थानीय नागरिकों ने मिलकर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में पहली प्राथमिकता रेस्क्यू ऑपरेशन की थी, जिसमें हमने लोगों को बाहर निकाला। टोटल 47 लोगों का आंकड़ा इस होटल में रहने। अब सवाल बड़ा है कि इस पर राजनीति करनी चाहिए या मिलकर एक अकाउंटेबिलिटी तय करानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर मौतें हो जाती हैं और फिर मौत पर राजनीति शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर सवाल बड़ा है कि आखिर ये कब तक होता रहेगा, और खासतौर से राष्ट्रीय राजधानी में आज जो हुआ है, क्या उसने भारत की छवि को भी धक्का नहीं पहुंचाया है? कुछ बड़े सवाल हैं और इन सवालों का जवाब देने के लिए रणक्षेत्र में आज के खास अतिथि जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए अवधेश उपाध्याय जी आ चुके हैं, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे विष्णु पांडे जी, साथ ही साथ हमारे साथ राजेश चंद्र शर्मा हैं जो कि दिल्ली अग्निशमन विभाग के पूर्व निदेशक भी हैं, और मेरे सहयोगी दिल्ली से दीपक कामरा भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं सबसे पहले दीपक आपके पास आना चाहती हूं, क्योंकि हम सुबह से ही इस खबर पर लगे हुए हैं और ग्राउंड पर जब आप पहुंचे थे और उस वक्त की जो तस्वीरें आपने हम तक पहुंचाई थी, वो देखकर ही दिल दहल गया था कि ये दिल्ली है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से साउथ दिल्ली जैसे पॉश इलाके में इस तरीके के जो होटल्स या रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, जिनके पास एनओसी तक नहीं है, बावजूद उसके मुनाफे की लालच में सारे के सारे नियमों का और कानूनों का उल्लंघन करते हुए ये जो होटल्स चल रहे हैं, क्या ये सीधे तौर पर राष्ट्रीय राजधानी के लोगों के लिए नहीं बल्कि देश भर से और दुनिया भर से आने वाले लोगों के लिए मौत के होटल बन चुके हैं? दीपक प्लीज आप अनम्यूट कर लीजिए अपनी डिवाइस को, पहले अनम्यूट कीजिए। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब आ रही है, बोलिए बोलिए। लावणी जी, जिस प्रकार मैं देख रहा था कि राजनीतिक दल के लोग जिस प्रकार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, तो समझने वाली बात यह है कि जो राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, उनके राजनीतिक दलों की सरकार दिल्ली में रही है, एमसीडी में इन दलों के मेयर भी रहे हैं, लेकिन जांच नहीं हुई। ये जो कालाबाजारी चल रही है, ये जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इसको लेकर दोनों अगर पार्टियों की बात करें या तीनों राजनीतिक दलों की अगर मैं बात करूं, तो वो पूरी तरह विफल रहे हैं। क्योंकि ये जो होटल बनते हैं, ये पूरे मापदंड पर खरे क्यों नहीं उतरे? आखिरकार एनओसी जब दी गई 6 कमरों की, जब उनको परमिशन मिली, तो 25 कमरों का रेस्टोरेंट 2007 से अभी तक जो चल रहा था, अगर ये भयावह घटना नहीं होती तो स्पष्ट तौर पर ये और भी आगे चलता। यानी ऐसे और भी कई रेस्टोरेंट है साउथ दिल्ली के साथ साथ पूरी दिल्ली में, लावनी, जो लगातार मौत का खेल करने के लिए तैयार बैठे हैं।
आग की घटना की बात करें तो ऐसे तमाम जो है आग की घटनाएं सामने आई है, जिसमें कई लोगों का जीवन जो है वो बर्बाद हो चुका है, कई लोग के परिवार उजड़ चुके हैं, लेकिन ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। साउथ दिल्ली की अगर इस होटल की मैं बात करूं, मालवीय नगर कांड की अगर बात करूं, तो मैक्स हॉस्पिटल के बिल्कुल थोड़ी ही दूरी पर ये रेस्टोरेंट मौजूद है, लेकिन गलियां काफी संकरी यानी छोटी पतली सी गलियां हैं, जहां पर आवाजाही बड़ी मुश्किल से होती है। और ऐसे में जब ये होटलों का संचालन होता है सरकार की निगरानी के बिना होता है, तो कहीं ना कहीं बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिरकार शासन, प्रशासन और सरकार के वो तमाम जो जांच के विषय हैं वो कहां रुक जाते हैं। अच्छा, सबसे बड़ी चीज ये है दीपक, जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम साउथ दिल्ली की बात कर रहे हैं और साउथ दिल्ली में ऐसे बहुत सारे होटल्स हैं जो बेसमेंट में भी चल रहे हैं, जो रूफ टॉप है वहां पर भी चल रहे हैं। रिहायशी इलाकों में क्या इसकी अनुमति है कि इस तरीके के होटल्स या रेस्टोरेंट चलाए जा सकते हैं? और अगर नहीं है तो फिर इतने सालों से ये चल रहे हैं, क्या वहां के लोगों ने कभी इसकी शिकायत नहीं की? दीपक, देखिए लावनी, समझने वाली बात यह है कि ये जो होटल, चाहे रूफ की बात कर रहे हो, चाहे बेसमेंट की बात कर रहे हो, ऐसे होटल चल ही नहीं सकते, क्योंकि एनओसी के पूरे प्रकरण को देखें तो वहां पर जो है आवाजाही का रास्ता होता है, सुरक्षा की दृष्टि से फायर का सारा वहां पर जो है तामझाम होता है, तैयारियां होती हैं, योजनाएं होती हैं। अगर ऐसे जो खतरे के निशान में चल रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि छुप के चल रहे हैं, कहीं ना कहीं एमसीडी की भी इसमें नाकामयाबी है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सीधा सीधा भ्रष्टाचार से जुड़कर मुद्दा देखा जा रहा है कि आखिरकार एमसीडी के अधिकारी हो या इससे जुड़े हुए जो तमाम जो सरकारी जो है वो पहलू बनते नजर आ रहे हैं, वो क्यों नहीं इसकी छानबीन कर पाए। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ये जो है बिल्कुल भी इलीगल है, बिल्कुल इलीगल है और लापरवाही का ही ये परिणाम है। क्या अभी तक ये पता चल पाए कि आखिर ये आग लगी कैसे, शुरुआत क्या हुई? क्योंकि कई लोगों ने कहा कि उन्होंने धमाकों की आवाज भी सुनी थी वहां पर। देखिए लावनी, अभी जो है इस विषय को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल जो है तरनजीत सिंह संधू एक बैठक कर रहे हैं, उसमें साफ स्पष्ट पता लगेगा कि आग लगने का कारण क्या है। अभी तक ऐसा कोई भी जो है कारण नहीं बताया गया है कि इतनी भयावह आग किस कारण लगी, लेकिन इतना जरूर बताया गया है कि होटल जहां ऊपर रेस्टोरेंट था उसमें आग लगने के बाद नीचे जब आग पहुंची तो इस आग ने अपने आप में भयावह रूप ले लिया। लोगों की जान जो है वो जोखिम में डालकर चौथी से पांचवी मंजिल में कूदने को मजबूर हुए। अभी विदेश की जब बात चल रही थी, आपने बहुत अच्छी बात रखी कि विदेश में भारत की छवि जो है वो बिल्कुल साफ तौर पर इस घटना के बाद कहीं ना कहीं उसमें बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होने वाला है। मैं जानकारी दे दूं लावनी कि जो लोग विदेशी इस घटना में जो मृत्यु हो गई जिनकी, उसमें लाइबेरिया, नाइजीरिया, मोजाम्बिक, बांग्लादेश, सोमालिया और अफगानिस्तान, अफ्रीका समेत कई ऐसे देश के लोग हैं जिनकी जान चली गई है। यानी अगर बात कर रहे हैं तो पूरे विश्व में ऐसे तमाम देश हैं जिनके लोगों ने जान गंवा दी है। बिल्कुल, दिल्ली को मेडिकल टूरिज्म का हब कहा जाता है और ऐसे में निश्चित रूप से ये बड़े सवाल खड़े हुए हैं। मैं चलते चलते आपसे जल्दी से जो महत्वपूर्ण सवाल है वो ये समझना चाहती हूँ कि ये भी खबर आई थी कि 11 जो पुलिसकर्मी हैं वो भी जब पहली बार बिल्डिंग के अंदर घुसे तो उनको भी धुएं का गुबार इतना था कि उनकी तबीयत भी खराब हुई, उन्हें भी ट्रॉमा सेंटर में रखा गया। उनकी हालत के बारे में क्या अभी कुछ जानकारी मिल पाई है दीपक? बिल्कुल लावनी, जो पुलिसकर्मी भी घायल है उनका इलाज भी सुचारू रूप से चल रहा है, सुरक्षित है, कोई किसी को जान माल की हानि नहीं हुई है। लेकिन जहां तक सबसे बड़ा जो सवाल खड़ा हो रहा लावनी वो यही हो रहा है कि आखिरकार ये जो इतने दिनों से ये रेस्टोरेंट चल रहा था, ये होटल चल रहा था, ये किसकी देखरेख में चल रहा था और किसका इनको संरक्षण प्राप्त था। लेकिन अब इलाज में जैसे बात आई है 21 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, बाकी जो लोग हैं मैक्स हॉस्पिटल में भर्ती है, एम्स में भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है। अभी कुछ ही देर बाद जो अपडेट आएगी हम अपने दर्शकों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो कुल मिलाकर अवधेश जी पूरी की पूरी सुई आपकी तरफ इसलिए घूम जाती है क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी सरकार की होती है। सरकार और सिस्टम के सामंजस्य से चीजें आगे बढ़ती हैं, लेकिन यहाँ पर सरकार दावे करती है, सिस्टम उसको अनदेखा करता है और 21 लोगों की जान चली जाती है। अवधेश जी, देखिए राहुल जी, दिल्ली के नगर में जिस तरह से हुआ है उससे मेरा ही नहीं पूरे देश का मन व्यथित है। और जो भी इस दुर्भाग्यपूर्ण त्रासदी में जिन परिवारों ने अपने परिजनों को खोया है, उन परिवारों के प्रति मेरी पूरी तरह से संवेदनाएं व्यक्त करता हूं मैं अपनी। और देखिए, अभी रही बात, जैसे आपने दिखाया कि आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के अध्यक्ष हैं सौरभ भारद्वाज जी, वो राजनीति करने पहुंच गए। ये ऐसी घटनाएं होती हैं, यहाँ राजनीति नहीं करनी चाहिए, यहाँ बात करनी चाहिए कि भाई इसमें जो घटना हुई इसका क्या कारण रहा, कैसे हुआ,
ठीक है, लेकिन कुछ हमारे देश में ऐसे लोग हैं जो केवल ऐसे मौके देखते हैं कि उन्हें राजनीतिक रोटियां सेकने को मिले। लेकिन सच्चाई ये है, देखिए जिस तरह से घटना हुई आपने भी देखा, जो दिल्ली सरकार के जो कर्मचारी थे फायर ब्रिगेड के, वो समय पर पहुंचे, और भी जो अधिकारी हैं डीएम एसडीएम वो समय पर पहुंचे। मालवीय नगर से जो विधायक है भाजपा के सतीश उपाध्याय जी, वो वहां पर पहुंचे समय पर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने समय पर अगर लोग पहुंच गए होते तो 21 लोगों की मौत नहीं हो गई होती। आपने शायद प्रत्यक्षदर्शियों को साथ में नहीं सुना, क्योंकि वहां पर जो पूरा का पूरा एरिया है वो बहुत सकरा है। आप भी दिल्ली को समझते और जानते हैं, मैं भी जानती समझती हूँ। और मालवीय नगर में अगर चली जाइए तो सकरी सकरी गलियां हैं। जिस जगह पर ये होटल चल रहा था वहां पर फायर ब्रिगेड को पहुंचने में ही समय लग गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं से चारों तरफ से परिस्थितियां ऐसी हैं जो ये बता रही हैं कि लापरवाही आज की नहीं है, लापरवाही दशकों से चली आ रही है। वही मैं कह रहा हूँ, जैसे कि अभी एक संवाददाता ने आपके बताया कि 2007 से ये होटल चल रहा था, और 2007 के बाद जो है 11 साल तो आम आदमी पार्टी की सरकार भी रही, आम आदमी पार्टी के विधायक रहे मालवीय नगर से। अगर पूछा जाए तो जवाब दे पाएंगे इस बात से कि ये होटल कौन चला रहा था। लेकिन आप तो एक बदलाव लेने के लिए आए थे ना, वायदा तो आपने भी किया था ना। सरकार तो अभी आपकी है, जिम्मेदारी तो आपकी भी बनेगी। मैं अभी पूछूंगी आम आदमी पार्टी से उन्होंने क्या किया, लेकिन अभी आप सत्ता में हैं। आप यही कहकर आए थे ना कि हम राजधानी को सुरक्षित रखेंगे, ये है सुरक्षा आपकी। तो मैं कह रहा हूँ लावली जी, देखिए भाजपा ने जो वायदे किए, जो हमने कहा है वो हम पूरा कर रहे हैं। यदि आप देखें जो फायर ब्रिगेड जो पहले था हमारी दिल्ली में, वो किस प्रकार से काम करता था, आज किस तरह से काम कर रहा है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2019 में अनाज मंडी में आग लगी थी, उसमें 47 लोगों की मौत हुई थी। वहां पर फायर ब्रिगेड के अधिकारी तक नहीं पहुंच पाए थे समय से, कोई आम आदमी पार्टी का नेता तक नहीं पहुंच पाया था। मुझे कहनी नहीं चाहिए, लेकिन जब आप बात चल रही है कि भाई सरकार पर बात जिम्मेदारी लेने की बात चल रही है, मतलब आपके हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है, मतलब आपके हिसाब से सब कुछ सही चल रहा है, ये कहना चाहते हैं आप। ये जो 21 मौतें हो गई, ये सब कुछ सही चल रहा है। मैं जल्दी से जरा आना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी से हमारे साथ विष्णु जी। विष्णु जी देखिए, 2007 से ये होटल चल रहा था और सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि भाई जिम्मेदारी तो आपकी भी थी। पहले क्या आपने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि इस तरीके के इलाकों में ये जो होटल्स चलते हैं वो नॉर्म्स का पालन नहीं करते हैं, एमसीडी के जो गाइडलाइन है उसको ध्यान में नहीं रखते हैं, और उसके बाद अंततः ऐसे हादसे हो जाते हैं? तो क्या ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? नहीं, देखिए सबसे पहले तो 2007 से लेकर 2022 तक एमसीडी में कौन है? वो बीजेपी है। दिल्ली में चाहे 50 गज का हो, चाहे 500 गज का बिल्डिंग बने, चाहे उसका ट्रेड लाइसेंस देना हो, वो कौन देता है? वो एमसीडी देती है। एमसीडी में कौन है? बीजेपी है। हमारी तो सिर्फ 2 साल रही है उसके, और आज भी एमसीडी में कौन है? बीजेपी है। आप देखिए, आप सिस्टम में को या सरकार कब एक्शन लेगी? जब उसके टाइम पे उन हादसों पे कोई कार्रवाई होगी। अगर फरवरी में पालम में इतना दर्दनाक हादसा हो गया, और अगर भाजपा की सरकार ने उस हादसे से सीखा होता, तो एक बात बताइए, जब 3 महीने में जब कोई जांच रिपोर्ट नहीं आई, तो आप कैसे फायर डिपार्टमेंट को ठीक करेंगे? आप कैसे चीजों पे काम करेंगे? आप समझे ना, जब वो रिपोर्ट ही नहीं आ रही है। आज एक और हादसा, मौका तो आप लोगों को भी मिला था ना। आपने खुद अभी कहा कि 2 साल आप लोग भी थे, और अगर सत्ता की बात की जाए तो सत्ता में आप 2 साल तो थे नहीं। आपने बाकायदा 1 दशक से ज्यादा का समय सत्ता की मलाई आपने भी खाई है। आज अगर बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है, मेरा सवाल सीधा है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, नजरअंदाज तो आपने भी किया है। अगर आपने सही समय पर सही कार्रवाई की होती तो क्या आज ये हालात होते जो आज दिख रहे हैं? नहीं, देखिए, नहीं, एमसीडी क्या करती है, हर साल जो भी लाइसेंस होता है, ऐसा तो नहीं कि लाइसेंस रिन्यू नहीं हुआ होगा, ऐसा तो नहीं है कि एमसीडी के जो ऑफिसर्स होंगे, जो अधिकारी होंगे, जो पुलिस वाले, जो महकमे के होंगे, वो हर साल सर्वे करते हैं। हर ईयरली सर्वे होता है, ईयरली लाइसेंस रिन्यू होता है, और उसके बावजूद भी ये दूसरा टर्म चल रहा है एमसीडी में। इसका मतलब हुआ होगा, सर्वे भी हुआ होगा और लाइसेंस भी हुआ होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता इसका। और उसको नजरअंदाज किसने किया है? उसको नजरअंदाज भाजपा की सरकार ने किया है। कि द्वारका में हादसे हो गए तो भाजपा ने कुछ नहीं सीखा, पालम में हादसे हो गए तो भाजपा ने सीखा। आप समझ रहे हैं? तो ये लोग सीख नहीं रहे कुछ भी। आप समझिए, ये लोगों को छोड़ दिए इन्होंने। 4 महीने की सरकार होते हुए दिल्ली में लोग आग में जल के मर रहे हैं, गंदे पानी पी के मर रहे हैं, खड्डों में गिर के मर रहे हैं। ये दिल्ली को दिया है। ठीक है विष्णु जी, अवधेश जी जवाब दे रहे हैं, एक एक करके बोलिए। हाँ अवधेश जी जवाब दीजिए। सावनी जी मैं ये कह रहा हूँ, विष्णु पांडे जी कह रहे हैं सर्वे होता है, इंक्वायरी होती है। 11 साल तो आपकी भी सरकार रही थी, इसका मतलब आपने सर्वे नहीं किया था। आपकी सरकार में तो सर्वे नहीं होते थे, आज तो सर्वे हो रहे हैं।
मैं बता दूं आपको लावली जी, फायर ब्रिगेड की यदि हम बात करें, एक समय पर यह था, स्टाफ भी नहीं था आम आदमी पार्टी की सरकार में। आज स्टाफ को पूरा करने का भाजपा सरकार ने किया है फायर ब्रिगेड का। आज समय पर पहुंच रही है अगर फायर ब्रिगेड, तो भाजपा की देन है वो दिल्ली में। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं जो घटना सर, केवल स्टाफ को कंप्लीट करने से काम नहीं होता है, स्टाफ के साथ साथ वो रिसोर्सेज, वो सोर्सेज भी कंप्लीट करने पड़ते हैं। ये सच्चाई है कि बीते दिनों हमने देखा था कि फायर ब्रिगेड के पास उन्होंने कहा पानी की व्यवस्था नहीं है, ज्यादा ऊंचा पहुंच नहीं सकते हैं जब ऊंची मंजिलों पर आग लग जाती है। और आज भी यही परिस्थिति अगर बनी है तो सवाल आपसे पूछा जाएगा। मेरे साथ राजेश चंद्र शर्मा जी हैं, जो स्वयं दिल्ली अग्निशमन विभाग में पूर्व निदेशक रह चुके हैं। राजेश जी, क्या यह हादसा रोका जा सकता था, या अगर यह हादसा हुआ है तो आप पहली नजर में इसके लिए किसको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात बाद में करते हैं, पहले ये है कि क्या यह हादसा रोका जा सकता था। इस तरह की हादसे रोकने के लिए इसमें जो बिल्डिंग जो बनाई जाती हैं उसमें बिल्ट इन फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, जो आदमी निकल नहीं पाए, क्यों नहीं निकल पाए कि आग लगी तो धुआं ऊपर गया था, एक ही जीना था। अगर इस बिल्डिंग में ऐसी व्यवस्था की जाए कि अगर आग लगे तो धुआं बिल्डिंग के अंदर साथ जीने में ना जाए और बाहर निकल जाए खिड़की से, रास्ते से, एग्जॉस्ट के चलते, तो ये बिल्ट इन फैसिलिटी का इसमें कोई प्रावधान रखा ही नहीं जाता है, क्योंकि ये किसी की प्रायोरिटी है ही नहीं। और जब बिल्डिंग के अंदर इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि धुआं अंदर नहीं जाएगा, लोग कैसे निकलेंगे? एक ही जीना, उसी में धुआं ऊपर चला गया तो उनको कूदना पड़ेगा। एक्चुअली ये जो हम क्या करते हैं कि एक कहीं पर इंसिडेंट हुआ, जब सिनेमा हॉल में हुआ था तो हम सिनेमा हॉल के पीछे पड़े थे। सारे दिल्ली के सिनेमा हॉल सब में ये होना चाहिए। किसी हॉस्पिटल में लगी तो हॉस्पिटल के पीछे पड़ गए। इस तरीके से हम पीस मील में ये काम करते हैं। कोचिंग सेंटर में हुआ तो कोचिंग सेंटर का सबका देखा गया। ऐसा नहीं है, अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग ट्रेड है, अलग अलग बिल्डिंग का यूज है। बिल्डिंग अगर सेफ नहीं है, बिल्डिंग में अगर आग लगेगी और धुआं फैलेगा तो उसमें अगर रहने वाले हैं तो भी उनकी डेथ हो सकती है धुएं से। पिछले दिनों 2 दिन 4 दिन बिल्कुल देखा आपने, एक घर में आग लगी, बाहर का नहीं था, तो धुआं अगर हो गया है तो आदमी फंस गए हैं तो मरेंगे। उसके लिए अगर पूर्व इस तरह की जहां पर कॉमन बिल्डिंग है, पब्लिक बिल्डिंग है, बाहर के लोग आ रहे हैं, वहां पर इन चीजों की व्यवस्था करना जो ओनर्स हैं या जो हमारे जो डिजाइनर कहिए, आर्किटेक्ट्स हैं, उनकी जिम्मेवारी बन जाती है। जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन जिम्मेदारी निभाता कौन है? सवाल यही है ना सर, जिम्मेदारी निभाता कौन है? हर किसी को तो मुनाफा देखना है। और दूसरी तरफ अगर सिस्टम की बात करें तो वहां भ्रष्टाचार नजर आने लगता है, यानी वहां भी उनको मुनाफा चाहिए। और अंततः क्या होता है, लोग मारे जाते हैं, जो आज हुआ है। कि अगर ये जो नॉर्म्स है उनको पहले फॉलो किया जाए तो निश्चित रूप से ऐसे हादसे टाले जा सकते हैं। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, क्योंकि आप अग्निशमन विभाग से जुड़े रहे हैं, जब एनओसी दी जाती है तो क्या वो क्राइटेरिया होते हैं जिनको सबसे पहले ध्यान में रखा जाता है? और क्या एनओसी मिलने के बाद ये जो जितने भी होटल्स, रेस्टोरेंट्स या इस तरीके के जो संस्थान होते हैं, क्या वो नियमों को बदल देते हैं? आप लोगों ने कभी ऑडिट में ऐसा पाया? ये जो छोटे तरह के जो होटल या इस तरह की बिल्डिंग है, कई बार ऐसा है कि रेजिडेंशियल के लिए बनाया जाता है और उसके बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है एज ए गेस्ट हाउस। तो उसमें क्योंकि आपने जो शुरू में व्यवस्था की थी वो तो सिर्फ एक परिवार के लिए थी, लेकिन एक उसमें अगर 2 की जगह आपने 4 कमरे छोटे छोटे बना दिए हैं तो आप ऐसे अकोमोडेट करते हैं लोगों को, तो उसमें रहने वालों की संख्या बढ़ जाती है और उसकी वजह से ये प्रॉब्लम सारी बढ़ जाती है। लेकिन अगर जो बिल्डिंग शुरू में ही गेस्ट हाउस के लिए या उसके लिए आएगी, उनके लिए नॉर्म्स हैं, लेकिन ये नॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं हाई राइज बिल्डिंग के लिए। रेजिडेंशियल बिल्डिंग 15 मीटर से नीचे है तो उसकी जरूरत नहीं है गेस्ट हाउस की। सिर्फ होटल के केस में और स्कूल्स के केस में अगर 9 मीटर से कम बिल्डिंग है तो उसमें वो फायर के पास या एनओसी के लिए आएगा। ये जो अगर ऐसा रहेगा तो वो बिल्डिंग बनने से पहले फायर के पास नहीं आएगी। सिर्फ बिल्डिंग बन चुकी है, फायर के लिए एनओसी अप्लाई करते हैं एमसीडी को या जो भी उनका ये कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, और वो फायर को बताते हैं कि साहब ये आया है। तो उसमें नॉर्म्स में वही होता है कि जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटी है उसमें देखते हैं कि कितना करा जा सकता है। जो आपके जो होटल टाइप के हैं, गेस्ट हाउस टाइप के, इनके नॉर्म्स हैं अगर वो हाई राइज बिल्डिंग के हैं, लो राइज के नहीं होते हैं, लेकिन वो उसी में करते हैं कि भाई इसका थोड़ी हाइट तक कम कमरों का दे देते हैं ताकि आदमी चला ले। अगर वो मल्टी स्टोरी 5 मंजिल का बन गया तो उसको तो नहीं मिलेगा, वो तो हाई राइज में आ जाएगा फिर। और बेसमेंट साथ में है तो उसके नॉर्म्स अलग हैं।
बेसमेंट में 2 एग्जिट होना चाहिए। तो ये सब चीजें मिलकर आ जाती हैं और फायर फाइटिंग फैसिलिटीज का भी कहा जा रहा है कि ये जो आग लगी एक होटल से लगी, होटल बेसमेंट पे, रेस्टोरेंट बेसमेंट में चल रहा था, होटल उसके ऊपर था जो BNB योजना के तहत, बेड एंड ब्रेकफास्ट योजना के तहत आगे चल रहा था। तो बेसमेंट की अगर बात करें, मुझे याद है, आप लोगों को भी याद होगा राजेश जी, कि कुछ साल पहले ही कोचिंग भी चल रही थी बेसमेंट में, पानी भरा और किस तरीके का बड़ा हादसा हुआ था। ये बेसमेंट पे ये जो इस तरीके के संस्थान चलने लगते हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट, कोचिंग्स, इसको लेकर बेसमेंट में जी जो आपने बताया, बेसमेंट में वहां लाइब्रेरी चल रही थी जिसमें कि लोग डूब के वो पानी भरने से हो गया था। हाँ। लेकिन बेसमेंट का यूज या तो स्टोरेज के लिए है या पार्किंग के लिए है, और अगर आप वैसे रेजिडेंशियल के लिए करते हैं तो तभी किया जा सकता है जब अगर वो एयर कंडीशन है। ये बिल्डिंग बायलॉज है अपने MCD के और NDMC के बिल्डिंग बायलॉज के हिसाब से उसका यूज किचन के लिए या रेस्टोरेंट के लिए नहीं किया जा सकता। अगर ग्राउंड फ्लोर पे करते हैं अगर, तो ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप रेस्टोरेंट बना रहे हैं तो उसका रास्ता अलग होगा और ऊपर जीने में से ऊपर जाने का रास्ता अलग होना चाहिए, तब ये नहीं होगा। पहले ऐसे इंसिडेंट हुए कि दुकान नीचे चल रही है, ऊपर मकान है, दुकान में आग लगी तो धुआं ऊपर जाएगा ही। तो इसीलिए कहा जाता था कि उसका ऊपर वाली बिल्डिंग में जगह नीचे कमर्शियल है तो उसका जीना अलग से सीधा ऊपर होना चाहिए, ताकि नीचे की आग ऊपर ना जाए और लोग निकल पाए। तो ये अगर प्रावधान है तो जान बचाने की संभावना है। अगर उसके अंदर से ही आपने बनाया है तो नेचुरली ये अगर एक बार आग लगी है, धुआं ऊपर जाएगा तो लोगों के आने की संभावना नहीं होगी, तो लोगों के बचने की कोई संभावना नहीं होगी। तो अवधेश जी, ये तो बहुत क्लियरली राजेश जी ने समझा दिया कि आखिर इस तरीके की घटनाएं क्यों होती है, क्योंकि गाइडलाइंस का पालन नहीं हो रहा है। तो जिम्मेदारी किसकी है? गाइडलाइन का पालन ये लोग तो, क्योंकि इन्हें मुनाफा देखना है, कारोबारी है, मुनाफा देखना है, लोगों की जान चली गई तो इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फर्क सरकार को पड़ना चाहिए, क्योंकि सरकार को जनता ने अपने प्रतिनिधि के रूप में चुना है। आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। क्यों ऐसी चीजों पर, जहां पर नॉर्म्स का पालन नहीं हो रहा, उन पर आग क्यों बंद कर ली गई? फिर हमारे साथ बरखा त्रेन भी जुड़ चुकी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बरखा, स्वागत है आपका। मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगी। हाँ अवधेश जी, नॉर्म्स की बात करें, अभी 1.5 साल भाजपा को हुआ है और बहुत सी जगह ऐसी हैं जो अभी बेसमेंट में चल रही थी, जो इलीगल चल रही थी, तो बंद भी किया गया है दिल्ली में कई जगह, उन पर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जिस तरह से पिछली सरकारों ने इनको संरक्षण देने का काम किया, उसका जिम्मेदार कम से कहीं ना कहीं वो सरकार। सर, क्या ये बार बार कहकर कि हम अभी आए हैं, अभी साल भर हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ, ये कहकर अपनी जिम्मेदारियों से आप पल्ला झाड़ लेंगे? जिम्मेदारी से पल्ला नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ हमने कार्रवाई की है। बहुत से संस्थान ऐसे थे जो बेसमेंट में चलते थे, क्या मॉडल टाउन की बात करें, क्या प्रांत दिल्ली की बात करें, यमुना बिहार की बात करें, बहुत से संस्थानों पर कार्रवाई की गई है और भी कार्रवाई की जाएगी। मालवीय नगर की जो घटना है उस पर भी क्या सरकार को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि दिल्ली का मालवीय नगर, वहां पर बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, और खासतौर से जो विदेशी नागरिक हैं वो यहाँ पर आते इलाज के लिए? क्या कोई जानकारी नहीं थी? क्या यहाँ के विधायक सोए हुए थे? क्या यहाँ पर नेता जो फोटो सेशंस के लिए पहुंचते हैं, क्या उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया? सवाल ये है अवधेश जी। आप लीजिए, फोटो सेशन के लिए भाजपा कोई नेता नहीं पहुंचा। आज भी देखिए मालवीय नगर के जो विधायक हैं, सतीश उपाध्याय जी, वहाँ जहाँ घटना घटी है वहां पहुंचे। पहली सरकारों ने आपने देखा होगा, अगर कोई घटना हो रही है तो आम आदमी पार्टी को नेता वहां नहीं जाता था, कांग्रेस को नेता छांटने नहीं जाता था। आज सतीश उपाध्याय जी जो मालवीय नगर के विधायक है, वहां घटना स्थल पर पहुंचे, अधिकारी सारे वहां लगे हुए हैं, पूरी तरह से जांच चल रही है। जो भी दोषी इसमें पाया जाएगा उस पर कठोर से कठोर। सर, लोग जलकर मर गए, सिस्टम अगर बाद में जागे और उसके पहले लोग मर चुके हो तो फिर उस जागरण का कोई मायने नहीं रह जाता। समय रहते अगर जाग जाते तो शायद ये आज हम और आप मिलकर ये बहस नहीं कर रहे होते, ये डिबेट नहीं हो रही होती। और वाकई ये बहुत दुखद है। मैं बरखा आपके पास आ रही हूँ, ये बहुत दुखद है। 21 लोग जिंदा जल गए, मतलब कल्पना से भी परे है कि क्या हालात हुए होंगे उस वक्त जिस वक्त ये लोग चीख पुकार रहे थे। मैंने वो तस्वीरें जब देखी तो मैंने थोड़ी देर के लिए, मैं बहुत अपसेट हो गई, मैंने फ़ोन हटा दिया, मैंने स्क्रीन बंद कर दी। लोग कूद रहे हैं, ऊपर से चीख रहे हैं। कुछ लोग तो कूदे, नीचे गिरने से मौत हो गई क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो चुके थे। नीचे जो आसपास के लोग थे उन्होंने नीचे गद्दे बिछाए, कुछ वहाँ पे जो शॉप्स चल रही थी उनकी वजह से जो लोग बच पाए तो बच पाए, अदरवाइज जो सिचुएशन थी वो बहुत ही ज़्यादा विभत्स थी। सवाल बड़ा ये है कि इतने छोटे, आप खुद दिल्ली में रहती हैं और इसके पहले आपने कई ऐसे जो होटल्स जो इलीगल चल रहे थे उनके खिलाफ आपने आवाज़ बुलंद की है, लेकिन अभी तक जो परिणाम एकदम पिन पॉइंट पर पहुंचना चाहिए वहां तक हम नहीं पहुंच पाए हैं। Who is more and more responsible? बरखा जी। लावनी जी, बहुत ही दुखद ये घटना है और लीपापोती देखिए अभी से शुरू हो गई। जांच का नाटक होता है और आखिर में सब चुप हो जाते हैं।
कागजी खाना पूर्ति है हर जगह। असली बात यह है कि दिल्ली में फायर सेफ्टी के नियम का पालन कहीं नहीं हो रहा, इसे मजाक बना के रखा हुआ है। बेसमेंट इलीगल है, बेसमेंट इलीगल है, ये 2-3 साल तक बोलते रहते हैं और वहीं पे किचन चलती है। सफोकेटिंग था, कोई रास्ता नहीं था बाहर निकलने का, अगर चाहे भी कोई इंसान तो बाहर नहीं निकल सकता। ये सारी चीजें इन्हें पता होती है क्योंकि पुलिस वाला अक्सर वहां उसे हर हफ्ते रिपोर्ट करना होता है, उसे जाना होता है, लेकिन वो ब्राइब लेकर के घर बैठ जाते हैं। अब ब्राइब सिर्फ पुलिस वाले तक तो पहुंचती नहीं, वो ऊपर तक जाती है, इसलिए ये सब मौन रहते हैं और रिश्वत खाते रहते हैं। इनकी जेबें भरी रहे और हमारी जाने गई। भ्रष्ट अधिकारी जो है ये रिश्वत खाकर भारत का नाम बदनाम कर रहे हैं। इसमें 18 नागरिक विदेशी थे। मेरा को तो सबसे ज्यादा, देखिए ह्यूमन लाइफ कोई भी हो वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन भारत के नाम को खराब किया आपने, क्योंकि वो विदेशी नागरिक वहां पर अपना इलाज कराने आए थे। ये और दुखद है कि वो इलाज करवाने आए थे, वो ठीक होने आए थे, मरने तो नहीं आए थे ना। ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। लेकिन फिर भी पैसा कमाने वाले पैसा कमाते रहेंगे। 1-2 दिन हम लोग, आप जैसे लोग, हम लोग परेशान होंगे, बात करेंगे इसके बारे में। मैंने खुद एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में कितने ही ऐसे हैं होटल बंद करवाए, जो कि कितना मुश्किल होता था। इसके लिए मुझे 6-6 महीने पुलिस स्टेशन और अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता था, वहां जाना पड़ता था, एसीपी, डीसीपी, यहां तक मेरे को आखिरी जब वो नहीं बंद हो रहा था, वहां इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, धड़ल्ले से हो रही थी। मुझे सीपी तक, दिल्ली के सीपी तक जाना पड़ा विथ वीडियोस, विथ पिक्चर्स एंड एवरी डे डेट वाइज वो वीडियोस एंड पिक्चर, और 6 महीने लग गए। यानी ये कह सकते हैं बरखा, वो कहा जाता है ना, सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा। सरकार तो दावा करती रह रही है, लेकिन सिस्टम के लोग सोए हुए हैं और जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, और आखिरकार ये हादसे हो रहे हैं। और मुआवजा देने से आप क्या करेंगे? मुआवजा से हो जाएगा, वापसी आ जाएंगे, ये लोग बच जाएंगे, ये लोग दोबारा पैदा हो जाएंगे क्या? दोबारा ये जीवित हो जाएंगे? सॉरी, पैदा बोल दिया मैंने, क्या जीवित हो जाएंगे? जो ये मुआवजे की बड़े धड़ल्ले से बात कर देते हैं, जी मुआवजा दे देंगे। अरे मुआवजा क्या करेंगे? वो एक महिला जो कूदी है, छोटा बच्चा उसकी, वो किस तरीके की वो तस्वीरें देखी नहीं जा रही, कितने लोगों को। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी स्थानीय लोगों ने बहुत हेल्प करने की कोशिश करी। अनेकों शीशे तोड़े उन्होंने, 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर तक शीशे तोड़े, बहुत उन्होंने गद्दे बिछाए, मदद करने की कोशिश करी। यानी स्थानीय लोगों ने जो चुस्ती दुरुस्ती दिखाई, अगर यही चुस्ती दुरुस्ती हमारा सिस्टम दिखाने लग जाए तो शायद ये हादसे बार बार नहीं हो। मैं विष्णु जी आपके पास आ रही हूँ। और आंकड़े बहुत कम है अपनी जो आप बता रहे हो, ये आंकड़े बढ़ेंगे। मैंने अपने ओपनिंग रिमार्क में भी ये कहा था कि आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जीवन और मृत्यु के बीच में अपनी जंग लड़ रहे हैं, क्योंकि उनको जो धुएं की वजह से सफोकेशन हुआ है, उनकी हालत बहुत खराब है। और खासतौर से उसमें 11 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं जो फर्स्ट अटेम्प्ट में अंदर गए। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उन्हें ट्रॉमा सेंटर्स में अब रखना पड़ा है। लेकिन यहाँ पर विष्णु जी सवाल ये है, बंद नहीं करना, हमें इस लड़ाई को बंद नहीं करना, वहां पे हजारों इसे जारी रखना है, बिल्कुल, क्योंकि ये एक होटल का मामला नहीं है। बिल्कुल विष्णु, मैं आपके पास आ रही हूँ। देखिए, होती है ना, राजनीति सकारात्मक होनी चाहिए, आप सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में। विपक्ष में रहते हुए भी क्या आम आदमी पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है? ये बड़ा सवाल है। और जिम्मेदारी का मतलब ये नहीं कि सिर्फ सरकार को कोसना है, सरकार पर सवाल खड़ा करना है, ये खाली जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है कि सामूहिक रूप से कैसे ये जो सिस्टम, ये जो भ्रष्ट सिस्टम है, या ये जो मुनाफाखोर लोग हैं जो छोटी छोटी जगहों पर होटल खोल देते हैं बिना किसी नॉर्म्स के, उनके खिलाफ अल्लाह बोलना है। कभी आप लोगों ने इस विषय पे सोचा है कि ये भी एक राजनीति का हिस्सा हो सकता है? देखिए, पहले तो हमको और सबको सिस्टम को जिम्मेवार नहीं मानना है। इसकी जिम्मेवारी, क्योंकि जनता के बीच जो वोट मांग रहे, बीजेपी जाती है, आम आदमी पार्टी जाती है, कांग्रेस जाती है, पार्टियां जाती है, पार्टियां सरकार बनाती है। सिस्टम की आड़ में हम जो दोषी जो राजनेता हैं, जो पार्षद हैं, उनको नहीं बचा सकते। देखिए, अभी मैंने कहा था सकारात्मक राजनीति, लेकिन आपकी पहली पंक्ति में ही राजनीति नजर आने लगी। अच्छा होता कि आप कहते कि बिल्कुल हम सरकार से सवाल करने वाले हैं, लेकिन सिस्टम में जो घुन लगा है उसे दूर करने के लिए हम साथ खड़े हैं। ये नहीं कहा आपने, और यही सबसे बड़ी मजबूरी है। मैंने तो ये कहा ना, मैंने ये कहा आपको कि सिस्टम जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है। मांगने के लिए तो फिर आपके समय में भी तो घटना हुई थी
आपके समय में भी घटना हुई थी, घटना कोई पहली बार नहीं हुई है राष्ट्रीय राजधानी में। इसके पहले जब मैंने कोचिंग संस्थान वाला और लाइब्रेरी का जो एग्जाम्पल दिया था, उस वक्त आपकी सरकार थी, तो मतलब हम ये मान लेते हैं कि उस वक्त आप रिस्पॉन्सिबल थे, जब आप चीख चीख कर कह रहे थे कि नहीं एमसीडी तो बीजेपी के पास है, वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर सरकार जिम्मेदार, तो उस हादसे की जिम्मेदारी आज आप लीजिए और माफी मांगिए कि हाँ उस वक्त हम जिम्मेदार थे, हम पल्ला झाड़ रहे थे उस वक्त। सबसे पहले तो बीजेपी के प्रवक्ता को माफी मांगनी चाहिए कि द्वारका के हादसों से कुछ नहीं सीख रहे वो लोग। सबसे पहले उनको पालम के हादसे से नहीं सीख रहे वो लोग। उनकी रिपोर्ट 3 महीने में नहीं रिपोर्ट आई। उनके जो वाटर जो लिफ्टर होते हैं वो खुले नहीं है। उनकी 3 मिनट की देरी पे उस हादसे की लोकेशन से फायर स्टेशन है। सोमनाथ भारती जी 8:10 में वहां पे पहुंचे थे। बीजेपी के विधायक सुबह 10 बजे पहुंचे वहां पे। क्या वहां घूमने गए वहां पे? मेरा सवाल जो था, उस सवाल का जवाब आपकी राजनीति, आपकी पंक्तियों में ही मिल गया। मैंने कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की थी। अकाउंटेबिलिटी एक की होती है, मैं बार बार बोलती हूँ कि जो सत्ता में होता है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कलेक्टिव होती है और उस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिस्सा आप भी होते हैं। अवधेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जल्दी से? करने लगे हैं इनकी सरकार में। सबने देखा, पूरी दिल्ली ने देखा किस तरह से दिल्ली का पेड़ा गरक बोला, किस तरह से आगजनी हुई थी। अनाज मंडी में 43 लोगों की हत्या हो गई थी। हत्या करने का जिम्मेदार कौन था? आम आदमी पार्टी की सरकार थी, जहां फायर ब्रिगेड का कोई अधिकारी नहीं पहुंचा था, कोई आम आदमी पार्टी का नेता तक नहीं पहुंचा था। आज यदि मालवीय नगर में घटना घटती है, वहां पर देखिए मालवीय नगर से जो विधायक है सतीश उपाध्याय जी वहां पहुंचे, अधिकारी वहां पहुंचे, कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात, अब सबक लेंगे, अब सबक लेंगे, अब तेजी दिखाएंगे या आप भी राजनीति करेंगे? सबक लेंगे या नहीं लेंगे? आज देखिए तेजी की बात आप मैं बताऊं, 2025 से जब से सरकार बनी है भाजपा की दिल्ली में, तभी से तेजी से काम हो रहा है। जो भी इलीगल संस्थान है उन पर कार्रवाई की जा रही है। और ये सर, मैं दोबारा कहूंगी कि अगर तेजी से कार्रवाई हुई होती तो ये हालत नहीं होती। मैं 20 सेकंड जल्दी से मैं पहले राजेश जी और फिर बरखा जी को देना चाहती हूँ। राजेश जी, अब सबसे बड़ा सवाल कि अब करना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए? 20 सेकंड सर। ओके, देखिए इसमें या तो एक फायर स्प्रिंकलर सिस्टम आता है जो अपने आप आग बुझाता है, और वो अलग से लगाने की जरूरत नहीं। जो हमारा पानी की व्यवस्था है बिल्डिंग में, टॉयलेट में आता है या किचन में, उसी से कनेक्ट किया जा सकता है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में उसका एक R&D किया था, वो लगता है कि आगे आ जाएगा, तो सभी बिल्डिंग में लग जाएगा, तो आग फैलने की जो घटना है वो बहुत कम हो जाएगी। लेकिन हर बिल्डिंग में ये आग लगे तो धुआं जीने में ऊपर ना जाए, ये व्यवस्था हर एक बिल्डिंग को अपने आप देख के एक आर्किटेक्ट बुला के करनी पड़ेगी ताकि ऐसी घटना ना हो। ठीक है, बरखा सम अप कमेंट। इंसाफ चाहिए, हम भूलने नहीं देंगे। खबर पुरानी होते ही आपने इन जानों की जो गई है आपने भूल जाना है और इसे सरकारी फाइल बना करके रख देना है कि इंक्वायरी चल रही है। लेकिन इस लड़ाई को बंद नहीं करना, क्योंकि ऐसे हजारों होटल अभी भी हैं जो पनप रहे, जो चल रहे, धड़ल्ले चल रहे। इस लड़ाई को बंद नहीं करना है, क्योंकि सवाल केवल आज के अग्निकांड का नहीं है, सवाल उन तमाम मौतों का है जो बीते हादसों में हुई है, और सवाल आने वाले सुरक्षित भविष्य का भी है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस मुद्दे पर अपनी मन की बात साझा की। लेकिन इतना जरूर है, मन आज बहुत व्यथित है इन तस्वीरों को देखने के बाद, इन चीख पुकारों को सुनने के बाद। जागना होगा, सबको जागना होगा, न केवल सरकार बल्कि विपक्ष को भी, न केवल सिस्टम बल्कि जनता को भी। जब कभी कोई हादसा होता है तो उस हादसे के पीछे जिम्मेदारियां तय करने की जो जिम्मेदारी जिसकी होती है, उसे भी आगे आना होगा और इन हादसों से सबक लेते हुए एक बड़ी तस्वीर में दिल्ली को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बड़ा करना होगा। इस बड़ा करने में सबका साथ हो, इसी उम्मीद के साथ रणक्षेत्र को अभी यहीं खत्म करते हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।